नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता है और नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता है। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल हर वक्त, क्योंकि एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 5.1। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की प्रश्नावली के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो देखो, इसमें से पहले यह बताना है कि कौन सा तो सत्य है और कौन सा असत्य है। और असत्य है तो उसका भी कारण देना है क्यों असत्य है, और सत्य है तो उसका भी कारण देना है कि क्यों सत्य है। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह बोल रहा है, जैसे प्रश्न नंबर एक, ये प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है कि एक बिंदु ले लिया मैंने। अब आपको बताना है, पहले ये सोचना है कि जैसे मान लो ये एक बिंदु है केवल, तो इससे एक ही रेखा खींच सकता हूं क्या? मैंने ये एक रेखा खींच दी और मेरे जम गई तो मैं इधर से खींच दूंगा, किसी और के जम गई तो वो इधर से खींच देगा, कोई इधर से खींच देगा, कोई फिक्स तो है ही नहीं ना। तो एक बिंदु से एक रेखा नहीं खींच सकते, एक बिंदु से क्या कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ क्या होगा? ये होगा असत्य। ये क्या होगा? असत्य। तो कारण क्या होगा इसका? प्रश्न नंबर 1 का कारण क्या होगा? कारण कारण क्या होगा? एक बिंदु से एक बिंदु से केवल एक नहीं, एक बिंदु ऐसे लिख देते हैं इसको, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं दोस्तों? एक बिंदु से अनंत अनंत रेखाएं खींच सकते। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये वाली पहला वाला कथन अपना असत्य हो गया। और दूसरा है, जो 2 नंबर पे जो प्रश्न है वो देखो। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, जैसे एक बिंदु ये ले लिया मैंने और एक बिंदु ये ले लिया, तो इनसे क्या है? ये लो 2 बिंदु है और इनसे क्या बहुत सारी रेखाएं जाती है? क्या इनसे अनंत रेखाएं जाती है? ये इसके कहने का मतलब है कि इनसे अनंत रेखाएं जाती है। तो ये वाला कथन क्या है मेरा? असत्य है। क्यों है असत्य? कि केवल 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा जा सकती है, इस रेखा के अलावा कोई भी रेखा नहीं जा सकती। ठीक है। और ये दोस्तों, ये सिर्फ सरल रेखा की बात कर रहा है। ये आप बोलो ये वाले ऐसे करके कोई रेखा, तो ये है ना सरल सरल रेखा नहीं है, ये है ना वक्र रेखा है। ठीक है। तो इसमें है ना अपन को सरल रेखा देखना है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो इसका कारण भी लिख देते हैं, प्रश्न नंबर 2 का कारण क्या लिखते हैं? दो बिंदु से दो बिंदुओं बिंदुओं से केवल एक रेखा जाती है। एक रेखा क्या करती है? एक रेखा जाती है। तो देखो, अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये एक रेखा है तो इसको मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ, कितना भी बढ़ा सकता हूँ, और इसको इधर कितना भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये वाली बात क्या होगी मेरी? ये वाली बात होगी मेरी सत्य। ये वाली बात क्या होगी मेरी? सत्य। सॉरी। तो देखो, तीसरे का क्या क्या कारण हो सकता है? इसका कारण वही है कि एक 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 शांत रेखा को शांत रेखा को एक शांत रेखा को दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, प्रश्न नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है
यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। देखो इसको करने से पहले एक बार मैं मिटा लेता हूं दोस्तों, ऊपर के जो प्रश्न है इनको, इनके हल को मैं मिटा देता हूं और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं और इसके कारणों को भी मिटा लेता हूं। देखो 4 नंबर पे क्या है, दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर है। ये एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है। अगर ये दोनों बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। ये वाला चीज भी क्या है मेरी, सत्य है। तो ये लिख देंगे, इसका कारण भी लिख देंगे। कारण क्या होगा इसका, दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है, बराबर। यहाँ लिख दो, दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। देखो 5 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो दोस्तों ये इनडायरेक्टली इसके बराबर होगा और ये वाली चीज भी क्या होगी मेरी, सत्य। ये क्या होगी, सत्य होगी। कैसे होगी, जैसे इसने दे रखा है एक ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। और और एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। एक्स वाई भी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो ये एक समीकरण नाम दे दूं, इसको समीकरण 2 नाम दे दूं। इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो दोस्तों ये ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर होगा। ए बी एक्स वाई, ये मेरा कारण हो जाएगा। यहाँ कारण में लिख सकते हो, यदि ए बी बराबर पी क्यू तथा पी क्यू बराबर क्या है मेरा, एक्स वाई है, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर क्या होगा मेरा, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो ये वाली चीज मैंने सत्य होगी और ये मैंने कारण लिख लिया, सत्य होगी तो क्यों होगी। अब देखो प्रश्न नंबर, जो अपना प्रश्न नंबर ये है, देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में प्रत्येक परिभाषित कीजिए। मतलब प्रत्येक ही क्या देना है, परिभाषा देना है। क्या इनके कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, ये वे क्या है, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखो दोस्तों, जो पहला है इसमें क्या दिया है, समांतर रेखा। पहली क्या दिया है, समांतर समांतर रेखाएं। पहला दिया है समांतर रेखाएं। तो देखो दोस्तों इनको पहले समझते हैं समांतर रेखाएं क्या होती है। तो देखो ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो ये समांतर कब होगी, जब इनके बीच इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी दोस्तों, हमेशा रहेगी बराबर। समांतर रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी और ये कहीं पर भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ लिख देंगे समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर बराबर होती है तथा वे रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तथा वे रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। ये लो जी, ये प्रश्न, ये आपने समांतर रेखाओं की डेफिनेशन होगी। अब प्रश्न नंबर 2 है, देखो लंब रेखाएं क्या होती है। लंब रेखाएं, ये मेरी ऊर्ध्वाधर रेखा है, सॉरी ये मेरी क्षैतिज रेखा है, इस पर कोई रेखा खींचिए ऊर्ध्वाधर और ये इसके साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री कोण बना रही है। तो ये क्या कहलाएगी, मेरी लंब रेखाएं कहलाएगी। तो लंब रेखाएं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्षैतिज
रेखाओं रेखाओं क्षैतिज रेखाओं के साथ क्षैतिज रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है मेरी? लंब रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखो रेखाखंड क्या होता है। देखो रेखाखंड, मैं इसको एक बार मिटा लेता हूं और फिर रेखाखंड के बारे में लिखते हैं दोस्तों अपन। रेखा, देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है मेरे को, रेखाखंड क्या होगा? रेखा का खंड, रेखा का हिस्सा होगा, रेखाखंड होगा। ये देखो, ये मेरी एक रेखा थी, ये एक ए बिंदु और ये मैंने ये बी बिंदु, यहाँ तक मैंने इसको काटा और मैंने इसको यहाँ ले लिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यही क्या कहलाएगा? मेरा रेखाखंड कहलाएगा। तो ये यहाँ लिखूंगा मैं 3 नंबर पे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है मेरा? एक रेखा का हिस्सा, एक रेखा का हिस्सा, या एक रेखा का क्या होता है मेरा? एक रेखा का भाग होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है मेरी? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है मेरी? त्रिज्या कहलाती है। दूरी त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 5 है और इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। प्रश्न नंबर 5 वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री हो तथा चारों भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री नहीं, माफी चाहूंगा दोस्तों। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, या 90 डिग्री, माफी चाहूंगा मैं इसके लिए, मैंने 90 डिग्री कोण का लिख दिया। चारों भुजाएं क्या हो मेरी? चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो दोस्तों मेरा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो वो क्या कहलाएगा मेरा? वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ये लो जी दोस्तों, क्या है ये? दो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच तीसरा बिंदु सी ये रहा। तो ये एक ऐसा बिंदु है स्थित जो इनके बीच में विद्यमान है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक रेखा पर 2 बिंदु तो ये है ए और बी, और एक बिंदु ये रहा सी। तो ये ऐसा स्थिति संभव है। क्या इन अभिधारणाओं से क्या दिया हुआ है? क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे अपरिभाषित शब्द है कि ये बिंदु की परिभाषा क्या होती है, रेखाखंड की परिभाषा, ये बहुत सारे अपरिभाषित शब्द है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? देखो दोस्तों, ये अविरोधी मतलब एक तो होती है विरोधी, ये अविरोधी नहीं है। ठीक है, ये विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के संगत है। अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग बातें दे रखी है इसने। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है?
दोस्तों ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से संबंधित है। ठीक है, तो अपन इसको इसके उत्तर बता दिए मैंने कि अपरिभाषित शब्द, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। क्या ये अभिधारणाओं से अविरोधी है? ये अविरोधी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, संगत है। और क्या और बोल रहा है यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, परंतु यूक्लिड की जो अभिधारणा है ना, वो इसको प्राप्त करने में उपयोगी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है तो ए सी बराबर बी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है, तो आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में ये एक रेखा है, ये ए है, ये बी है, और इसके बीच में एक बिंदु है सी। ये लो जी, मैंने ले लिया यहाँ पर सी। और कह रहा है कि ए सी बराबर क्या है, ए सी, यानी यहाँ लिख लेते हैं पहले, मेरे को दिया है दोस्तों। अपन को जब भी ये सिद्ध करने वाले प्रश्न हल करें, तब भी हमेशा अपन को जो दिया है वो लिख लो पहले। तो दिया है ए सी बराबर क्या है मेरा, बी सी। और सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध क्या करना है दोस्तों कि ए सी बराबर क्या है मेरा, 1/2 ए बी। ये सिद्ध करना है। तो मैं इसको करता हूं। देखो दोस्तों, मैंने इसको लिखा ए सी बराबर बी सी। तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ूंगा मैं दोस्तों, ए सी जोड़ने पर, ए सी जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या जोड़ दूं दोस्तों, ए सी जोड़ दूं। तो ये जो ए सी प्लस क्या, ए सी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस का बी सी। ये दोनों पक्षों में ए सी जोड़ दिया, तो ये कंडीशन बन जाएगी मेरी ए सी प्लस ए सी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, 2 ए सी हो जाएगा। और बराबर ए सी प्लस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये ए बी बराबर क्या है दोस्तों मेरा, ए बी बराबर है ए सी प्लस का बी सी। यानी ए सी प्लस बी सी की जगह में दोस्तों ए बी भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी लिख सकता हूँ। तो अब इस 2 का भाग इधर दे देंगे दोस्तों, तो ये ए सी बराबर क्या होगा मेरा, 1/2 गुणा ए बी। और यही मेरे को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इति सिद्धम, यानी कि ये सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया अपना। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रश्न 4 में रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु है। तो दोस्तों यही प्रश्न 4 वाली चीजें हल करनी है। और ये कह रहा है, इसको मैं एक बार मिटा लेता हूं दोस्तों। और ये कह रहा है कि ये जो इसका मध्य बिंदु है ना, वो एक ही होगा। तो मैं इसके लिए 2 चीजें मान लेता हूं। मैंने मान लिया इसमें कि 2 मध्य बिंदु होंगे। मैंने क्या मान लिया इसमें, 2 मध्य बिंदु की, एक तो सी होगा और एक डी होगा। तो अगर मान लो ए सी का मध्य बिंदु माना सी, ए बी का मध्य बिंदु है। मैंने क्या मान लिया, सी है ना, जो सी बिंदु है वो ए और ए बी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु है। तो इसका मध्य बिंदु है, तो क्या होगा मेरा, ए सी बराबर क्या होगा, 1/2 ए बी होगा। ये होगा कि ए बी का आधा किसके बराबर होगा, ए सी का, क्योंकि सी क्या है मेरा मध्य बिंदु। और फिर मैंने मान लिया कि यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब अगर डी बिंदु है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ए डी बराबर क्या होगा मेरा, ए डी बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 ए बी। यानी ए बी का आधा किसके बराबर होगा दोस्तों, ए डी के बराबर होगा। तो दोस्तों देखो, ये समीकरण 1 बोल सकता हूं इसको, और इसको बोलता हूं समीकरण 2। तो ये देखो, ये इन दोनों की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करेंगे तो क्या होगा मेरा, ए सी बराबर क्या होगा दोस्तों मेरा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए सी बराबर ए डी होगा। और ये ए सी बराबर ये होगा, ये अब यहाँ लिखेंगे ये तभी
संभव है जब डी बिंदु सी बिंदु पर स्थित हो। डी बिंदु कहाँ स्थित हो दोस्तों? सी बिंदु पर स्थित हो। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न अपना हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD, तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या होगा, AB बराबर CD। तो देखो दोस्तों इसको मैंने हल कर रखा है यहाँ पर कि AB ये देखो AB बराबर क्या दिया है? BD दिया है। AB बराबर ये तो मेरे को क्या है दिया है। देखो दोस्तों इसको अच्छे से करते हैं अपन। इसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ और इसको आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। इसको अभी करते हैं अपन। AD तो ये तो दिया है। देखो दोस्तों सिद्ध करने वाले प्रश्नों को करने का तरीका एक ही है, जो दिया है पहले वो लिखो। दिया है, क्या दिया है? AC बराबर क्या है मेरा? BD। और सिद्ध करना है क्या है वो लिख लो। अब क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे को? सिद्ध करना है AB बराबर क्या होगा मेरा? CD। ये सिद्ध करना है दोस्तों मेरे को। अब AB बराबर CD सिद्ध करना है दोस्तों मेरे को। अब क्या करूं मैं? देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, AC बराबर क्या होगा दोस्तों मेरा? AC बराबर होगा AB प्लस का मेरा क्या होगा? BC। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BD बराबर क्या लिखूंगा दोस्तों? BD बराबर क्या होगा मेरा? BC प्लस का क्या होगा मेरा? BC प्लस का क्या होगा? इसको मैंने एक नाम दे दिया दोस्तों, समीकरण एक नाम दे दिया। BC प्लस का CD होगा। ये 2 हो गया मेरा, और ये क्या हो गया दोस्तों मेरा? 3 हो गया। तो यहाँ एक चीज लिखूंगा दोस्तों, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर अब देखो दोस्तों इसके मान को रखेंगे अपन। AC का मान तो क्या है दोस्तों मेरा? AC का मान AB प्लस BC है। तो यहां मैंने लिख लिया AB प्लस का मेरा BC। किसका मान है मेरा? AC का मान है। और BD का मान दोस्तों क्या है मेरा? BC प्लस का मेरा CD है। तो देखो दोस्तों BC से क्या कट जाएगा? BC कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? AB बराबर CD। और यही मेरे को क्या करना था दोस्तों? सिद्ध करना। तो यहाँ लिख दूंगा इति सिद्धम। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गए। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? यूक्लिड की अभिग्रहितों को सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि ये 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मेरा जो वीडियो मैंने अभिग्रहित और अभिधारणाओं को समझाया है वो वीडियो देखना पड़ेगा, वहां इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। दोस्तों मैं आप सभी से अब अनुरोध करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है और वो लिखना है आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। अगले वीडियो में उसका उत्तर दूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।